नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 12 जुलाई को मना नाबार्ड का स्थापना दिवस। बी शिवरमन समिति ने की थी सिफारिश। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है मकसद। उत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए यूएसए और साउथ कोरिया आए साथ। गाइडलाइंस हुई तय। उत्तर कोरिया और रूस के बीच हुए समझौते का जवाब है ये गाइडलाइंस। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स हुई जारी। 2062 में भारत की जनसंख्या में आएगी कमी। दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट में गिरावट दर्ज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। 12 जुलाई को नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नाबार्ड से मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्रदान करने में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी संस्थागत लोन की अहम भूमिका होती है। इसी के मद्देनजर सरकार ने मार्च 1989 में श्री बी शिवरमन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इसका मकसद कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मौजूदा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की व्यवस्था को रिव्यू करना था। समिति ने नवंबर 1979 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और ग्रामीण विकास के लिए एक नई संस्था के गठन की सिफारिश की। इन सिफारिशों के चलते सरकार ने 1981 के नाबार्ड एक्ट के जरिए नाबार्ड के गठन को मंजूरी दी। नाबार्ड अपने अस्तित्व में 12 जुलाई 1982 में आया था। नाबार्ड को आरबीआई के कृषिगत ऋण कार्य सौंपे गए थे। इसके अलावा उस वक्त एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन नाम की संस्था के काम भी नाबार्ड को सौंप दिए गए थे। नाबार्ड को देश की सेवा में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने डेडिकेट किया था। वर्तमान में नाबार्ड पूरी तरह से भारत सरकार के तहत है। इसका विजन ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए गठित की गई विशेषीकृत बैंक है। नाबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है। आपको बता दें कि भारत की बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और इस बड़ी जनसंख्या के विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना पर काम करना बहुत जरूरी है। नाबार्ड ये काम ग्रामीण क्षेत्र में क्रेडिट मुहैया करा के करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। कुछ दिनों पहले हमने एक खबर कवर की थी। ये खबर उत्तर कोरिया और रूस के बीच हुए डिफेंस पैक्ट से जुड़ी हुई है। इसके जवाब में अब यूएसए और साउथ कोरिया ने ज्वाइंट न्यूक्लियर डिटरेंस गाइडेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी वजह उत्तर कोरिया में बढ़ते नाभिकीय खतरे को बताया गया है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते को द यूएस रॉक गाइडलाइंस फॉर न्यूक्लियर डिटरेंस एंड न्यूक्लियर ऑपरेशंस ऑन द कोरियन पेनिनसुला नाम दिया गया है। आपको बता दें कि आरओके यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया का आधिकारिक नाम है। वर्तमान में यूएसए में राष्ट्रपति के पद पर हैं जो बाइडेन, वहीं दक्षिण कोरिया में युन सुक योल राष्ट्रपति के पद पर काबिज हैं। दोनों ही देशों ने इन गाइडलाइंस को एकीकृत तरीके से डिटरेंस कोऑपरेशन के लिए एक आधार माना है। देखिए, यूएसए ने हमेशा से दक्षिण कोरिया को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कमिटमेंट दिखाया है। यूएसए के मुताबिक दक्षिण कोरिया पर हमले की स्थिति में यूएसए अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाएगा। हालांकि इस बात को गाइडलाइंस के तौर पर पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया है, इसलिए अहम है। हालांकि इस गाइडलाइंस की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है, इन्हें कॉन्फिडेंशियल बताया जा रहा है। अब एक बात और समझिए, आए दिन हम उत्तर कोरिया द्वारा विकसित किए जा रहे नाभिकीय हथियारों की खबरें सुनते हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ाने के साथ ही रूस से भी समझौता कर लिया है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया ने सारी उम्मीद यूएसए से लगा रखी है कि जब भी हमला होगा यूएसए भैया मदद करेंगे। इस पर दक्षिण कोरिया के ही कुछ राजनेता चिंता भी जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि अब नॉर्थ कोरिया ऐसी मिसाइल्स को विकसित करने के बेहद करीब है जो कि सीधे यूएसए के मेनलैंड तक पहुंच सकती है। ऐसे में यूएसए की उम्मीद पर बैठे रहना ठीक नहीं है। ये राजनेता यूएसए के कमिटमेंट पर भी सवाल उठाते हैं। आपने भारत की बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं के बारे में खूब सुना होगा। वर्तमान में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी है, लेकिन भारत के पास केवल 38 साल हैं जब इसकी जनसंख्या अपने पीक पर पहुंच जाएगी। इसके बाद भारत की जनसंख्या में कमी आना शुरू हो जाएगी। यहां ध्यान रखिए कि ज्यादा जनसंख्या हमेशा चुनौती नहीं होती। बढ़ी हुई जनसंख्या तब चुनौती में बदल जाती है जब जनसंख्या को स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं सरकारें मुहैया नहीं करा पाती।
अगर सरकारें इन बेसिक सुविधाओं पर काम करें तो बाकी के संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक जरूरी संसाधन है जिसे किसी भी संसाधन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। 11 जुलाई को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट नाम दिया गया है और इसके मुताबिक भारत की पीक जनसंख्या 1.701 बिलियन के आंकड़े पर पहुंचेगी। भारत की जनसंख्या इस आंकड़े को साल 2062 तक हासिल कर लेगी। इसके बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। वर्तमान में भारत में 1.451 बिलियन लोगों के साथ जनसंख्या के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर भारत काबिज है। दूसरे नंबर पर चीन आता है। वर्तमान में यूएसए जनसंख्या के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट की माने तो 2054 तक भारत और चीन की पोजीशन तो बरकरार रहेगी, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में यूएसए को पीछे करके तीसरे नंबर पर आ सकता है। वहीं वैश्विक स्तर की बात करें तो वर्तमान में दुनिया की जनसंख्या 8.16 बिलियन है। 2083 तक दुनिया की जनसंख्या 10.2 बिलियन के आसपास होगी और उसके बाद इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रिपोर्ट में फर्टिलिटी रेट को भी लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी आधे से ज्यादा देशों में फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है। फर्टिलिटी रेट 2.1 वो आंकड़ा है जो कि एक स्थिर जनसंख्या के लिए जरूरी है। फर्टिलिटी रेट 2.1 के आंकड़े को रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। वहीं टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट से मतलब है कि एक महिला की प्रसव आयु के अंत तक जीवित जन्मों की औसत संख्या। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देशों मसलन चीन, इटली, साउथ कोरिया और स्पेन में तो फर्टिलिटी रेट का आंकड़ा 1.4 के करीब पहुंच गया है। स्पेस की दुनिया में अपनी धाक जमाने के मकसद से चीन पृथ्वी की क्षुद्र ग्रह के हमले से बचाने वाले मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन को साल 2030 तक लॉन्च करने की योजना है। अभी चीन इस मिशन का डेमो दुनिया के सामने पेश करेगा। चीन ने इस मिशन को प्लैनेटरी डिफेंस इनिशिएटिव नाम दिया है। इस मिशन का मकसद पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह हमले से बचाने की क्षमता पर प्रदर्शन करना है। इस मिशन के दो मकसद हैं। एक तो स्पेसक्राफ्ट क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टकराने से भटका देगा, दूसरा इससे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में अहम जानकारियां भी हासिल हो जाएंगी। देखिए, एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं, लेकिन उनका आकार ग्रहों की तुलना में छोटा होता है। सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। चीन के मिशन का मकसद है पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाले क्षुद्र ग्रह की दिशा बदल देना। चीन ने इसके लिए टारगेट के तौर पर एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट 2015 XF261 को चुना है, जो कि एक 30 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह है। जलवायु परिवर्तन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा है एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराना। पृथ्वी से क्षुद्र ग्रह का टकराना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वैज्ञानिक समुदाय ऐसे दावे पेश करता है कि पृथ्वी से डायनासोर की समाप्ति क्षुद्र ग्रह के टकराने के चलते ही हुई थी। इससे पहले साल 2022 में नासा ने डॉट यानी डबल एस्टेरॉयड रिडक्शन टेस्ट के जरिए एक एस्टेरॉयड डाइमॉर्फोस की दिशा बदल दी थी। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सामूहिक निर्णय निर्धारण की एक पद्धति है। यह इस आदर्श को लेकर चलता है कि जिन निर्णय से सारा संगठन प्रभावित होता हो वो उस संगठन के सभी घटकों की सहमति से होने चाहिए। सभी घटकों के निर्णयों में शामिल होने का बराबर अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र के दो मूल सिद्धांत हैं, एक तो सामूहिक निर्णयों पर सामाजिक नियंत्रण और दूसरा निर्णय लागू करने में अधिकारियों की समानता। जिस हद तक ये दोनों सिद्धांत किसी संगठन का निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो, उस हद तक उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। चलिए वक्त हो चला है आज के बुलेटिन में रैपिड न्यूज को देखने का। मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर हर साल 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। महिला शिक्षा की वकालत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया था। दरअसल महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी, जिसके बाद मलाला यूसुफजई महिलाओं की शिक्षा की लड़ाई का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। इसके अलावा मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी और उनके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नाम भी रखा गया था। WHO ने मिडवाइस यानी मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह पहली बार है जब WHO ने चिकित्सा उपकरणों पर वैश्विक रिपोजिटरी विकसित की है। मिडवाइस में 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म में प्रजनन, मातृ नवजात और बाल स्वास्थ्य सहित कई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल किया गया है तथा यह दुनिया भर में चिकित्सा उपकरणों की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है।
बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में मंदिर की मुख्य संरचना का निर्माण किया जाएगा। इसके तीसरे चरण में शिखरों का निर्माण और पूरे मंदिर को अंतिम रूप दिया जाएगा। मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ और इसके 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर की वास्तुकला कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर, तमिलनाडु के रामनाथ स्वामी मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रेरित है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 33 फुट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा तथा मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं के लिए 22 गर्भगृह होंगे। मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे, जिनमें से मुख्य शिखर लगभग 270 फीट ऊंचा होगा। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने 30 मीटर टेलीस्कोप के लिए इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग टूल बनाया है। यह टूल नियर इंफ्रारेड तारों की एक व्यापक सूची तैयार करेगा, जो दूरबीन के एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होगी। TMT यानी 30 मीटर टेलीस्कोप सबसे बड़ी ग्राउंड आधारित दूरबीन में से एक होगी। यह एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान शामिल हैं। यह एक अगली पीढ़ी की खगोलीय वेधशाला होगी। यह 30 मीटर प्राइमरी मिरर, एडवांस्ड एडेप्टिव ऑप्टिकल सिस्टम और अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त होगी। भारत को TMT परियोजना में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में देखा जा रहा है, जो इस परियोजना को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और $200 मिलियन का वित्त पोषण प्रदान कर रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ने एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संबंधों और विकास पर प्रकाश डालती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास को गति दे रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी जैसी टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसका पर्यावरण पर भी प्रभाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2005 की तुलना में 1 बिलियन से बढ़कर 2023 में 5.4 बिलियन तक पहुंच गई है। वहीं डिजिटलीकरण ने पर्यावरण पर एक घातक प्रभाव डाला, जैसे इसके चलते 3.2% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ। डिजिटलीकरण से जुड़े अपशिष्ट में 30% की वृद्धि हुई है। डिजिटलीकरण ने अधिक ऊर्जा की खपत के साथ अधिक पानी की आवश्यकता को बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने पूर्व में लगाए गए आपातकाल पर एक घोषणा जारी की है। इस घोषणा के अनुसार हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया जिन्होंने आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष किया था। दरअसल इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था। इस दौरान कई लोगों को बिना कारण के जेल में डाल दिया गया था। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में तैयार किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड का गठन हुआ था? होमी सेठना समिति, श्री बी शिवरमन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या फिर केलकर टास्क फोर्स? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारस क्रेन दुनिया में सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम किस मंत्रालय की योजना है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है विकल्प बी, रक्षा मंत्रालय। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल फिर आप सभी लोगों से सप्ताह भर की न्यूज कंपाइलेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।